नहीं, ठीक है। नमस्कार, मैं हूँ राजद कात्यायन और हमारे साथ जो फ्रेम में दिख रहे हैं वो हैं वरिष्ठ पत्रकार विनय गोयल। आज हम बात करेंगे बातों-बातों जी जनाब में एक नया कार्यक्रम और जोड़ रहे हैं बाखबर। तो आज बाखबर में बात करते हैं, बातों-बातों में कि बाखबर हो जाइए। 2027 आने वाला है और पार्टियां अपने चाक चौबंद हो रही हैं, कील कांटे दुरुस्त कर रही हैं। ऐसी स्थिति में देश की जो सबसे बड़ी पार्टी कही जाती है, भारतीय जनता पार्टी अपने आप को मानती है और आज उसका एक कई स्टेट में लेके केंद्र में सत्ता है। वो उसकी हालत कुछ बहुत अच्छी लग नहीं रही है। पिछले कई अरसों से वो चुनाव तो ज़रूर जीत रहे हैं, लेकिन आम जनमानस में उनकी छवि को लेके अफवाहें और एक वर्ग में नाराज़गी भी है। चाहे वो विश्व राजनीति को लेके हो या फिर बेरोज़गारी को लेके हो या फिर महँगाई को लेके हो या उत्तर प्रदेश में अभी जो सबसे नया मामला आया है वो है राम मंदिर में दान चोरी का मामला, जिस पे सरकार की बड़ी थू-थू हुई है। और आपको बता दें कि जो चढ़ावा मंदिर में चढ़ता था, जो 15-20 लाख रुपए पर डे का चढ़ावा आता था, वो लगभग अब आधा हो गया है। यानी चढ़ावा भी लोगों ने चढ़ावा कम कर दिया है, तो उसका भी एक मैसेज जा रहा है। ऐसी स्थिति में 2027 में कैसे देखते हैं आप? क्या विपक्ष कुछ मजबूत होगा या भारतीय जनता पार्टी अपनी विजय यात्रा को जारी रखेगी? बोलिए। राजेश जी, सबसे पहले तो आपका आभार। आपने अपने इस डिबेट प्लेटफॉर्म में हमको इनवाइट किया, आमंत्रित किया। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको आपकी मंशा के अनुरूप जो परिस्थितियां आपने इंगित की हैं उसको लेकर मैं आपको संतुष्ट कर सकूं। जैसा कि आपने कहा कि 2027 का चुनाव है, यूपी में विधानसभा के साथ साथ 3 जगह चुनाव होने हैं और यूपी का सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रभाव भारतीय जनता पार्टी का है तो यूपी में। गुजरात के बाद अगर संघ की प्रयोगशाला कही जाए तो यूपी है। भारतीय जनता पार्टी को ये पूरी उम्मीद थी अभी कुछ महीने पहले तक कि यूपी तो हम ऐसे ही निकाल ले जाएंगे, लेकिन पिछले 6 महीने के अंदर जिस तरीके से तारतम्य जो घटनाक्रम चल रही है उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के माथे पर शिकन देखी जा सकती है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि परीक्षाओं में, केंद्रीय परीक्षाओं में किस तरीके से धांधलियां हो रही हैं, भ्रष्टाचार हो रहा है और लगातार पिछले 6-7 साल से जो एनटीए परीक्षार्थी परीक्षा कराते रहे हैं वो सब के सब लीक होते रहे हैं, कुछ ना कुछ लीकाएं होती रहेंगी। और सबसे बड़ी बात ये है कि हर बार एनटीए ये कहता है कि अगली बार ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन लगातार 2019 से लेकर 2026 तक परीक्षा को लेकर, परीक्षार्थी और व्यवस्था को लेकर पूरे देश में एनटीए की थू-थू हो रही है। इसके साथ-साथ जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान को लेकर परीक्षार्थियों में काफ़ी रोष व्याप्त है। इसको लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर एक नई पार्टी कॉकरोच जनता पार्टी ने इसको धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर लगातार वो पिछले कई दिनों से अनवरत धरना दे रहे हैं। आज अब तो ये भी सुनाई देने लगा है कि वो अब भूख हड़ताल करने वाले हैं। उसमें एक समाज सेवी है पूनम वांगचुक, वो भूख हड़ताल पर बैठ गई है। तो ये सब चीजें धीरे धीरे छोटी छोटी कड़ियां हैं मिलकर भारतीय जनता पार्टी के लिए एक सिरदर्द पैदा कर रही है। नया तो ताजा मामला जो है राम मंदिर को लेकर है। राम मंदिर जब बन रहा था और पिछले चुनाव में जिस तरीके से ये कहा गया कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, लगता है यही बात साबित होने वाली है। जिसके सहारे ये आए थे ये उसी के सहारे वापस जाएंगे। यानी राम की वजह से ही भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में साख गड़बड़ हो रही है और बहुत उम्मीद की जा रही है
कि आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को वैसे आम जनमानस की तरफ से चोट पहुंचेगी, उनकी आस्था और धर्म से जुड़े भावों को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के और उनके समर्थकों ने राम मंदिर के चढ़ावे में से करोड़ों रुपए का वारा न्यारा किया, उसको लेकर जनता बहुत व्यथित है। इस बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी भी काफी चेत रही है, लेकिन जिस तरीके से यूपी सरकार ने इन चंदा चोरों और चढ़ावा चोरों के प्रति अपना नरमी दिखाई है, उससे जनता बहुत ज्यादा नाराज है और उसकी नाराजगी आने वाले विधानसभा चुनाव के साथ साथ 2029 के आम चुनाव में भी जनता की नाराजगी को भारतीय जनता पार्टी को महसूस होने लगी। जी, आपका मानना है कि 2027 में इसका प्रतिफल भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। जो मुद्दे खड़े हैं, जो समस्याएं खड़े हैं, वो एक विकराल रूप ले रही हैं, इसमें कोई शक नहीं, दिल्ली से लेके लखनऊ तक। और आपने जो एक बड़ी बात कही कि जो राम को लाए हैं, अब वही राम अब इनको ले भी जाएंगे, क्योंकि राम ने भी अब तय कर लिया है, नहीं तो ये चोरी पकड़ी नहीं जाती। अब इसके मामले खुल रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि जो जांच कर रही है पुलिस, उसमें जो तथ्य आ रहे हैं, उस पर सवाल ये खड़ा है कि सीसीटीवी फुटेज में आ रहे हैं कि ये 60 दिन में 40 दिन में 70 बार चोरी की गई। ये तो 40 दिन की बात है, इससे पहले कितना हो रहा होगा। तो सवाल ये खड़ा हो गया कि इतना होने के बाद भी आखिर जो वहां मैनेजमेंट था वो कर क्या रहा था? बिल्कुल राम भरोसे छोड़ दिया था, नंबर 1। यह नंबर राम भरोसे नहीं छोड़ा था तो ये हजारों करोड़ का मामला है जैसा कि लोग कह रहे हैं, तो इसमें और भी बड़ी मछलियां हैं जिनको छोड़ा जा रहा है। तो इसको भी जनता देख रही है कि आखिर 8 लोगों को जो छोटे कर्मचारी हैं, क्या वो अपने दम पे इतना कर ले रहे थे? सैकड़ों करोड़ का चंदा, क्या इसमें बड़ी मछलियां नहीं थी? सवाल यही विपक्ष भी खड़ा कर रहा है। वहां के जो स्थानीय विधायक और जो पूर्व मंत्री समाजवादी पार्टी के रहे पवन पांडे, उन्होंने कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात को उठाया है कि ये बड़ी मछलियों को छोड़ा जा रहा है और जांच से साफ दिख रहा है। पहली बात तो कि एसआईटी बिना एफआईआर किए हुए गठित की गई, उसने अपनी जांच दी, जांच में ये आया कि 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर किया जाए। विपक्ष के नेता अखिलेश यादव पहले सवाल खड़ा कर चुके कि एसआईटी गठित करके चिन्हित किया जा रहा है कि कार्रवाई किस दिशा में ले जानी है। दूसरी बात, एक अंदेशा ये भी होता है कि जब एफआईआर हुई नहीं थी, चंपत राय जो जनरल सेक्रेटरी हैं, वो कह रहे थे सब कुछ सामान चल रहा है, लेकिन उससे पहले पुलिस लाखों रुपए बरामद कर चुकी थी, वो बिना एफआईआर के। वो किसके कहने से हो रहा था? कहीं गोबर से पैसे वसूल किए गए, कहीं किसी के घर से लाखों रुपए वसूल किए गए। तो ये पुलिस जो कार्रवाई कर रही थी, ये बिना एफआईआर के कर रही थी, ये कैसे हो रहा था? एक दूसरा प्रश्न खड़ा हो गया है। तो ये जो लीपअप होती है, ये बिल्कुल अब पैबंद खुल गया है। वो इधर से सिलते हैं तो इधर खुल रहा है, इधर से सिलते हैं तो उधर खुल रहा है। कुल मिला के वो मामला संभल नहीं रहा है और जितना आप छुपाएंगे उतना ही ये खुलेगा, ऐसा लग रहा है। हालांकि अब कल से एसआईटी अपने दूसरे चरण की जांच शुरू करने जा रही है। अब देखते हैं क्या वो एसआईटी मंगलवार को जो दूसरे चरण में जाएगी। आज एक तो ये हुआ, कल इन जो 8 लोग पकड़े गए, इनके घर पे छापेमारी की गई, वहां पे सबूत कलेक्ट किए गए, वहां से कागज पत्तर रुपया पैसा जो कुछ मिला हो वो पुलिस ने वहां छापा डाल के इकट्ठा किया है। वो शायद कोर्ट में आज पेश करेंगे। कल से एसआईटी का दूसरा चरण शुरू होगा। लेकिन पब्लिक की, आपको गोयल जी बता दें कि आम आदमी की निगाह, आम श्रद्धालुओं की निगाह, हिंदूवादियों की निगाह इस पे लगी हुई है और ये मामला इतना बढ़ेगा कि इसको अब भले ही वो अन्य भक्त कहे जाए लेकिन वो छोड़ेंगे नहीं इसको, ऐसा प्रतीत होता है। राजन जी, एक बात मैं कहना चाहता था कि आपने शुरू देखा किस तरीके से मामले को डाइवर्ट करने के चले हुए। ये प्रचार किया जा रहा है कि सबसे ज्यादा सब कुछ तो टिन्नू यादव ने किया जी। केवल 2 या मनीष यादव और टिन्नू यादव दोनों आपस में रिश्तेदार हैं। सबसे ज्यादा प्रचारित ये किया गया है कि टिन्नू यादव मुख्य इस चोरी और इस डकैती के मुख्य सरगना टिन्नू यादव। अब ये सोचिए, ये भी अफवाह उड़ाई गई कि टिन्नू यादव नहीं,
अखिलेश यादव को यहाँ के बारे में बताया, क्योंकि सबसे पहले जो ट्वीट किया गया वो अखिलेश यादव ने किया। मतलब ये कि चंपत राय, अनिल मिश्रा, मिश्रा और गोपाल राव गोपाल को राव। साइड करते हुए उनको टिन्नू यादव को मेन विलेन के रूप में पेश किया जा रहा है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की खासियत कह दीजिए कि आप उनसे कोई सवाल करें तो वो उल्टा दाग कर आपके सवाल खड़ा करते हैं। तो ये खासियत है भारतीय जनता पार्टी, सवाल के जवाब में सवाल। अब कुछ मंत्री तो ये कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद में जब बनाने के लिए चंदा हुआ तो उसका हिसाब किससे मांगा? अरे भाई, वो बाबरी मस्जिद मोहम्मदन कम्युनिटी तुमने तो राम के नाम पे लूट की है। तुमने तो आस्था आम आदमी की, हिंदू समाज की, जिसको कहते हो सनातनी धर्म में, व्यक्ति की भावनाओं को, आस्था को और उनके विश्वास को चोट पहुंचाए। करोड़ों रुपए का आपने गबन कर लिया, डकैती डाल दी और आप उस चीज को इतने हल्के में लेकर एक फोर्थ क्लास एम्प्लॉइज को टारगेट कर रहे हैं कि वो मोबाइल, वो जिस तरीके से पूरे मंदिर परिसर में उसका कब्जा था। कुल मिला के ये तैयारी की जा रही है कि जो टॉप मैनेजमेंट था उसका कोई दोष नहीं है, सारा दोष टिन्नू यादव का। यानी 8 जो कर्मचारी जेल गए हैं उनमें 7 ब्राह्मण है और वो सभी लोग या तो अनिल मिश्रा के रिश्तेदार हैं या फिर नृपेंद्र मिश्रा के। नृपेंद्र मिश्रा के बारे में ये समझिए कि जब से मंदिर निर्माण शुरू हुआ उसमें हर चीज में 40% कमीशन दिया गया, चाहे मिट्टी जलवाने का मामला हो, लकड़ी का हो या सीमेंट का हो। तो कुल मिलाकर जो चांडाल चौकड़ी इस जगह बैठी हुई थी उसने जमकर देश को, यानी मंदिर में आए हुए चढ़ावे को पूरी तरीके से एंजॉय किया, सब मस्ती कर रहे हैं और सरकार उनको अभयदान दे रही। लेकिन ये मामला एक आम जनता की आस्था और धर्म की के बीच और सरकार के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है, जनता इस मामले को भाग चुकी है। वो समझ गए कि ये जिनको हम लोग राम के नाम पर लाए थे या जिनको राम लाए थे उनको लाके हमने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। जनता की मेमोरी बहुत शॉर्ट होती है, लेकिन 6 महीने के भीतर ऐसा भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर पाने में सफल नहीं होती दिख रही है, जिससे कि धार्मिक और जो जिस तरीके से उनकी आस्था को, जनता की आस्था को चोट लगी है, इतनी आसानी से जनता जी बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा ऐसा आपने। मुझे लगता है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। बातों बातों बाखबर में एक आखिरी सवाल आपसे और है कि आपको क्या लगता है, जैसा कि राजनीतिक हलकों में ये खबर घूम रही है कि योगी जी इस मामले को बहुत गंभीरता से ले रहे थे और इसमें दूध का दूध पानी का पानी करना चाह रहे थे, लेकिन ऊपर से उनके ऊपर इतना दबाव आया कि जो ऊपर का दबाव आया वो उनको मानना पड़ा। इस खबर में आपकी क्या सच्चाई लगती है? आपसे आखिरी सवाल। देखिए राजन जी, दिल्ली और लखनऊ के बीच में तनातनी कोई पहली बात तो हुई नहीं है। ये तो आप जानते ही हैं, दिल्ली और लखनऊ के जो नेतृत्व है आपस में टकराव दिखती। 2024 का परिणाम इस बीच में आप देख ही चुके हैं, यानी 43 सीट पर यूपी ने भारतीय जनता पार्टी को बहुत भारी झटका लगा। अगर ये आपसी तालमेल अभी बिगड़ गया तो ये बात निश्चित है, भारतीय जनता पार्टी वैसे तो सब तरीके से संपन्न है, उसके निहित चुनाव आयोग है, जांच एजेंसीज हैं, वो हर संभव कोशिश करेगी कि विपक्ष को किसी न किसी तरीके से मात दी जाए और चुनाव हम जीत जाए। लेकिन जिस तरीके से आम चुनाव के दिनों में भारतीय जनता पार्टी को भयानक और गंभीर चोट लगी, आने वाले चुनाव में अगर चुनाव थोड़ा भी निष्पक्ष हो गया तो भारतीय जनता पार्टी की भैंस पानी में जाती दिख रही है और योगी और मोदी अगर आपसी तालमेल बैठा ले गए फिर तो कहना क्या, तीसरी बार योगी जी का आगमन है। जी बिल्कुल सही कहा आपने, गड्ढे बहुत खुदे हुए हैं। राम मंदिर का मामला सबसे लेटेस्ट इसमें हवा दे रहा है और अगर यही स्थिति रही तो डबल इंजन कहे जाने वाले जो इंजन है
वो उनमें सामंजस्य नहीं बैठा तो परिणाम चौंकाने वाले हो सकते हैं, और जैसा कि पार्टी सोच रही है उसके विपरीत जा सकते हैं। विपक्ष भी अपनी पूरी तैयारी पीडीओ को लेकर कर रहा है, वो अपने पीडीओ के एजेंडे को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी का एक मतदाता, जो ब्राह्मण मतदाता कहा जाता है, जो कोर वोट कहा जाता है, वो भी काफी अरसे से नाराज चल रहा है। ऐसी स्थिति में वास्तव में जो आपका आकलन है वो कहीं बिल्कुल ठीक बैठता है। बातों बातों में बाखबर आज इतना ही, कल फिर मिलते हैं किसी अन्य मसले के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।